हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग चले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कूलम्ब्स लॉ के लिए, जो एनसीईआरटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन के व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ जानकारी लेने से पहले हम लोग जो है एक चीज देखेंगे, पॉइंट मास। पॉइंट मास की में हम लोग पढ़े हैं, प्लस प्लस करने पे आपका रिपल होता है। ठीक है, प्लस माइनस करने पे आपका अट्रैक्ट होता है, माइनस माइनस में भी आपका रिपल होता है। ओके, और माइनस प्लस पे आपका अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? ये आपको पता है। तो पॉइंट मास पे भी हम लोग इसी तरह बात करेंगे, प्लस प्लस चार्ज को देखते हैं। और भी बहुत सारा चीज है चार्ज पे, आपको वो भी चार्ज लगा सकते हैं, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, ये हम चार्ज लगा सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, एक चार्ज देते हैं Q1, एक चार्ज देते हैं हम लोग Q2। ओके, इनके सेंटर से सेंटर का जो डिस्टेंस है हम लोग मेजर करके इसको हम लोग R मानते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इसका सेंटर टू सेंटर। ओके, ये होने के बाद जो है, ये जो होता है आपका, ये है मान लीजिए 1 और ये है 2। क्लियर है? चार्ज है आपका Q1 Q2। जब 1 से 2 की ओर जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो क्या आएगा आपका F2 माइनस F1। ठीक है, और जब हम 2 से जाएंगे, 2 से 1 की ओर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा आपका F1 माइनस F2। ओके, तो ये आपका जो है बात हो गया। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2, फिर फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। तो जब आपका इतना आप जान गए, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म तो आपका जो है, ये जब ऐसा होगा तो इसका जो डिस्टेंस बनेगा यहाँ पे, ये क्या आ रहा है आपका, आपका 1 से 2 की ओर जा रहा है, एक 2 से 1 की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे आपका फोर्स 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे फोर्स 2 1 हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ से यहाँ जा रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ 1 2 हो गया और यहाँ पे 2 1 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग बात कर लिए। तो ये आपका जो है ये रिपल करेगा, क्योंकि दोनों का दोनों चार्ज क्या है, प्लस है। प्लस चार्ज होने पे पॉइंट मास में हमने पहले ही बता दिया था, रिपल करता है। तो रिपल करेगा, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। ठीक है, तो जितना बड़ा चार्ज रहेगा, जितना बड़ा, तो उतना ज्यादा रिपल करेगा, जितना कम रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट भी करता है और रिपल भी करता है। तो यही बात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स प्रोपोर्शनल टू R1 R का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है K Q1 Q2/r²। क्लियर है? इतना हो जाने के बाद जो है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो फोर्स एलोंग, ठीक है, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। ठीक है, ओके, तो फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ चार्ज। हमने बात किया दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन क्या होता है, सेम चार्ज होने पे रिपल करता है। तो रिपल किया, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग जो है, के इज क्या है यहाँ पे, तो के का वैल्यू क्या है, के इज कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट है, ये बार बार चेंज होता है। तो चेंज होता है तो इसीलिए हमने क्या लिखा, के डिपेंड्स करता है, के डिपेंड्स करता है अपॉन मीडियम, किस मीडियम पे है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, इतना हो गया। अब के का वैल्यू जो है आपका फ्री स्पेस में जो होता है, फॉर वैक्यूम है, वैक्यूम के लिए फ्री स्पेस में जो है, फ्री स्पेस में किसके लिए, वैक्यूम के लिए जो होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस बाई कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये के का हमको वैल्यू पता होता है कूलम्स लॉ के लिए। ठीक है, के का जो वैल्यू होता है, तो के इक्वल टू फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी होता है,
TBT। ओके, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग जो है के किस पे डिपेंड्स करता है, तो फ्री ये आपका अपन मीडियम पे भी डिपेंड करता है। ये जिस मीडियम पे रहेगा उस मीडियम पे ही डिपेंड करता है। के का फॉर्मूला हमने बता दिया 1/4 एप्सिलॉन, जो कि एक्सीलेंट का वैल्यू जो होता है परमिटिविटी होता है। क्लियर है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू हमने पढ़ा आर स्क्वायर 1/r²। ठीक है, ये क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, इतना हो गया। इतना होने के बाद जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ जो है हम लोग बात करेंगे कैसा इसका ग्राफ बनता है। ये आपका फोर्स हो गया और ये आपका सेपरेशन के लिए जो हमने पढ़ा था आर। अब इसका कर्विकल बनता है, ऐसा बनता है। ठीक है, अब हमने देखा कि फॉर्मूला है आपका, फोर्स अगर बोलता है, क्वेश्चन आते रहता है, फोर्स अगर डबल कर दिया जाए तो आर क्या होगा, आपका नया फोर्स जो बनेगा जनरेट वो क्या होगा। फोर्स अगर डबल कर दिया जाए तो 1/r² हमने पढ़ा था। ठीक है, तो 4 प्रोपोर्शनल टू क्या होता है 1/r²। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/4, तो आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, डबल करने पे क्या हो जाएगा, फोर्स जो नया बनेगा वो फोर्स पहले वाले फोर्स का आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर फोर्स अगर बोल देगा क्वेश्चन में कि आपका जो है हाफ हो जाए 0.5, ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25। ठीक है, 0.25, तो आपका वो क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हाफ करने पे क्या हो जाएगा, फोर्स हाफ करने पे क्या हो जाएगा, नया फोर्स क्या होगा, सीधे डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इतना हम लोगों ने देख लिया। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं हम लोग। वेक्टर फॉर्म किसका, कूलम्ब्स लॉ का। ओके, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, फिर से हम एक चार्ज लेंगे, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस ले लेंगे r। फिर है इसको हम लोग चूंकि वेक्टर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो मोड लेना पड़ेगा रेडियस के लिए, डिस्टेंस का। ये आपका r2 - r1। ठीक है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो r2 से r1, एक q1 चार्ज था, ये आपका q2 चार्ज था। क्लियर है, यहाँ आपका फोर्स 1 2 था और यहाँ पे फोर्स 2 1 था। ठीक है, तो फोर्स 1 2 अगर निकालेंगे तो कैसे आएगा, 1 2 का फॉर्मूला हमने पढ़ा था k(q1 q2/r²। k(q1 q2/r²), इतना तो हम जाते थे। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है तो इसका डायरेक्शन को बताना होगा। ये डिस्टेंस हो गया, वेक्टर का फॉर्मूला मतलब क्या होता है, वेक्टर इक्वल टू क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता है, डायरेक्शन क्या होगा, तो 1 2 है तो यहाँ पे क्या आएगा r1 - r2। ये आपका क्या है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन बता दिया। तो फोर्स 1 से 2 की ओर जा रहे हैं तो k(q1 q2/r², r1 - r2 इसका जो है यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, ये आपका होने के बाद हम लोग को क्या बात करना है, इसको हम लोग और एक्सपेंड करेंगे। तो ये आपका मॉड है। ठीक है, तो ये मॉड है तो क्या हो जाएगा k(q1 q2) ये r2 है, r2 r का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r1 - r2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जो है ये कर ली, चूंकि ये आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पता है। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अगर ऐसा है तो आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डिवाइड बाई मॉड ए। क्लियर है, तो आपका जो है यूनिट वेक्टर फॉर्म को निकालने के लिए ये करना पड़ता है। तो हमने जब ऐसा किया तो r2 की जगह हम क्या कर लेंगे, आपका r1 - r2। ठीक है, ये आपका मॉड हो गया, मॉड का स्क्वायर। उसके बाद आपका यहाँ पे आपका r1 - r2 वेक्टर तो था ही यूनिट के कैप में। ठीक है, ये हो गया, और ये पहले से था स्क्वायर और इसके लिए भी आपको करना होगा। तो ये आपका जो हो गया यूनिट वेक्टर बटा मॉड। तो मॉड क्या है r1 - r2। ठीक है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में था, वेक्टर को यूनिट के फॉर्म में लाने के लिए यूनिट का फॉर्मूला होता है वेक्टर बटा मॉड ए। तो ये वेक्टर बटा आपका हो गया मॉड।
तो ये स्क्वायर है और ये भी सेम है, तो दो मैग्नीट्यूड है, तो ये क्या हो जाएगा आपका के Q1 Q2 R1 माइनस R2, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 का पावर Q। ये आपका फोर्स निकल गया 1 से 2 के लिए। अगर यही बात करना होता 2 से 1 के लिए तो क्या होता के Q1 Q2 R2 माइनस R1, ठीक है, डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का पावर Q, ठीक है। ये R से R1 से 1 2 गया तो क्या हो गया आपका 1 से 2 के लिए, 2 से 1 गया तो 2 से 1 के लिए, सिंपल था। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी हम लोग ने पढ़ लिया, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग अगले लेक्चर के साथ आएंगे। ओके, गुड लक।